हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। आप लोगों का वोल्टेज विजन क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। मैं आदर्श मिश्रा आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं एक नए से बढ़िया सेशन के साथ। आज हमारा क्लास होगा वैद्युत से रिलेटेड, ठीक है। इसके पहले हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए, है ना, 8 क्लास कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो होगा 9वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग डील करेंगे वैद्युत फ्लक्स। जैसा कि पिछले क्लास में खत्म करते टाइम, समाप्त करते टाइम हमने बताया था, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर बाबू जो गॉस का नियम है, वहां पे जो उसका एप्लीकेशन होता है, जैसे चालक अचालक, है ना, ऐसा करके उनके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं या वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, वहां पे उसका यूज खूब होता है। तो आज एकदम आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए, ठीक है, डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे होने वाला है। ओके, जुड़े रहे हमारे साथ और थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ओके, और बाबू अगर थोड़ा बहुत, अगर ये क्या होता है कभी कभी ब्लर हो जाता है, ठीक है, कैमरे की वजह से होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ी देर बाद वो सही भी हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। तो हम पढ़ रहे थे कुछ चीजें जो कवर किए थे, उसको बता दूं, कवर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ चुका है ना, हम लोग जो पढ़ चुके हैं कवर्ड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में, हाँ जी, चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। चार्ज में हमने 2 टॉपिक देखा था, सर 2 प्रकार के देखा था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। उसके बाद हमने कहा था ये चार्ज जो होता है, ये इन दोनों चार्जों के बीच में, समझना, इन दोनों चार्जों के बीच में 2 तरह का फोर्स होता है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो आकर्षण। यानी कि यहाँ इसके आधार पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था, जिसका फार्मूला हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जिसे हमने कूलॉम का नियम भी कहा था। और इसका जो यूनिट होता है N होता है, और इसका जो बाबू डायमेंशन होता है, बीमा जो होती है, वो क्या होती है, वो होती है सर M/L/T-2। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके ओके, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखते हुए हम लोग इस चीज को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है बाबू काज, यानी कि जो कारण होता है, काज, कारण, ये किसके कारण होता है मेरे भाई? ये होता है चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। और उसकी उपस्थिति, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति को हम चेक कैसे करते हैं, इसके प्रेजेंस को हम चेक कैसे करते हैं? ये भी चेक किया जाता है चार्ज के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा। और यहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला देखा था, मेन वाला जो फार्मूला था बाबू, वो हमने क्या देखा था? E = F/Q0। इस Q0 को हमने क्या नाम दिया था सर? ये टेस्ट चार्ज है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज। हाँ जी, क्या है? टेस्ट चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था, अगर बात करूं इसके यूनिट की, इसकी किसकी बात कर लूं? यूनिट की। ओके, तो इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स ओनली सोर्स चार्ज। डिपेंड मतलब बाबू निर्भर करता है, डिपेंड्स ओनली सोर्स चार्ज। ओके, फटाफट से रिवीजन करो, फटाफट से समझो, डिपेंड्स ओनली सोर्स चार्ज। इसका एक और फार्मूला हम लोग निकाले थे। कैसे पता चला कि सोर्स चार्ज पे ही डिपेंड करता है? क्योंकि इस पे हमने एक फार्मूला देखा था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। ये चीजें देख लिए थे। ओके, इसके बाद वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके बारे में मेरे भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सारी चीजें अभी 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा समय न लेकर के हम कवर करा देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि ये था जब 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है, ये जो निकाय बन गया,
इसी निकाय को हम क्या कह देते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बाबू इसी में एक वर्ड आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मोमेंट। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। इसे किससे प्रदर्शित करते हो? पी से। पी बराबर क्या होता है? इसमें से कोई एक चार्ज उठा लो और इसके बीच की दूरी 2a इंटू क्यू। कैसी राशि होती है ये? सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? वेक्टर। और ये भी कैसा क्वांटिटी होता है भाई? बताना जरा। हेलो बताओ क्या होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ जी, जी सर, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होता है। ये कैसा राशि होता है? सर ये भी हमको पता है, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये सारी चीजें बाबू हो चुकी हैं। जो लोग अभी नया नया क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार जाकर के पीछे पहले क्लास को विजिट करके आओ, फिर यहां से चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, है ना। गारंटी है तुमको मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या होती है? इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। ओके सर, तो बताइए इसका डायरेक्शन कैसे होता है? पी का डायरेक्शन कैसे होता है? हमने पता है पी का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। उसके बाद हमने इसी में सीखा था, इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्रम में हमने कहा था, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अरे था, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये कौन सा था? ये एक्सिस पार्ट था, ये निरक्ष वाला पार्ट था, है ना। यहां पे हमने जो फार्मूला निकाला था वो ई ए बराबर क्या था? 2kp/x क्यूब था। यहां पे क्या था? ई बराबर kp/x क्यूब, ठीक है। अरे यहां पे एक प्लस क्यू रख लो, यहां माइनस क्यू रख लो, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? 2a, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने कल देखा था वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण। किसके बारे में देखे थे? वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण के बारे में, यानी कि टाउ के बारे में हम बात किए थे। तो टाउ ई बराबर पी साइन थीटा। हमने कहा था अगर जहां पी और ये जो थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल बताता है? पी और ई के बीच का एंगल बताता है। यहां पर हमने एक फार्मूला और निकाला था, टाउ ई बराबर वेक्टर पी क्रॉस ई। ये कैसा होता है? ये दो सदिशों का सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक चीजें हो चुकी थी। एक बार फटाफट से देखो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज ये इसके बाद हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप आप लोगों को मजा भी आया होगा, क्योंकि ये चीजें सारे पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। इसमें आपको कुछ केसेस भी देखे थे, वो केसेस आप लोग क्लास में जाकर के पिछले क्लास में देख लेना, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत बल रेखाओं को कितने लोगों ने पढ़ रखा है भाई? हाँ जी, कितने लोगों ने पढ़ रखा है? अगर नहीं पढ़ रखे हो तो जाओ, शायद तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, आई होप, है ना, जाके देख लेना वहां पे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होती है, माइनस पे जाती है, प्लस से शुरू करके अनंत पे जाती है ना, और अनंत से प्लस की माइनस की ओर आती हुई दिखती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी थी। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र रेखा पे कोई टेंजेंट खींचते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उसकी क्या बता देता है? दिशा को बता देता है, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। इसे बाबू प्रेजेंट करते हैं फाई से। सुनो, इसे पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को कवर करने से पहले कुछ जरूरी, कुछ मेडिसिन है, कुछ दवाई है जो हमको लेना पड़ेगा। वो मेडिसिन ले लो, ठीक है। इसके वजह से जो बीमारी उत्पन्न होगी उसकी दवा है ये, ठीक है। जो ये बीमारी उत्पन्न होगी उसकी क्या है? ये दवा है। ओके सर, बताइए कौन सी दवा है? ध्यान देना। एक वर्ड आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? ये एरिया वेक्टर यह किसी भी तल के लंबवत होता है। यह किसी भी तल के लंबवत वाली सदिश को या रेखा को बताता है। जैसे मान लो ये कोई तल है, सॉरी, ये कोई क्या है?
ये मान लो कोई तल है, तो इसके ऊपर ये एकांक क्षेत्रफल होता है, एकांक क्षेत्रफल सदिश होता है। एकांक क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, वो होगा 1, और यहां पे लगाओगे ए कैप, कैप, ठीक है। ये सदिश का टॉपिक है 11 का, वहां जाके देख लेना। अगर मैं कहूं कि, अगर मैं बता दूं आप लोगों को बाबू ये कुछ ऐसा है, तो अच्छा यहाँ पे बाबू अगर लंबवत ऐसे, तो लंबवत ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ भी 1 ए कैप, तो मैं 1 न लिख करके केवल ए कैप भी लिख सकता हूं। जैसे ये वाला देख लो, ए कैप हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको समझाता हूँ एक चीज से, ध्यान देना। ये मेरे हाथ में डायरी दिख रही है आपको, ठीक है। अब ध्यान देना यहां से, ठीक है। ये बाबू ए भैया इधर ध्यान दो, ए इसके लंबवत इधर मेरी तरफ, और एक इसके लंबवत इधर, यानी कि यहां पर देखो दो वेक्टर, दो सदिश दिखेंगे, नहीं दिख रहा है, एक इधर एक इधर, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन इसकी खासियत मैं बताऊं, अगर ये किसी बंद सरफेस के लिए निकाला जाए, किसके लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालोगे अगर, तो क्या होगा, क्या होगा बताता हूं। बंद पृष्ठ की खासियत ये होती है कि अगर बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश निकाला जाए तो बाबू केवल बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर यह क्षेत्रफल सदिश नहीं दिखेगा। हेलो, समझ में आई बात, समझ में आई बात। किधर होगा, केवल एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। जैसे समझना, एक बंद डब्बा, कोई वो ऐसा है नहीं मेरे पास, अदरवाइज मैं दिखाता आपको। एक बंद ऐसे डब्बा, एक लिफाफा समझो, तो एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक बाहर की तरफ। अरे भाई 6 फलक होते हैं ना, समझना, ऊपर नीचे, अगल बगल, आगे पीछे। तो इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, इधर होगा, इधर होगा, उधर आपके तरफ होगा, और एक मेरी तरफ होगा, ठीक है। लेकिन उस डिब्बे के अंदर क्या मामला है, जैसे ऐसे समझना, मान लो कोई बॉक्स है, वो बंद है। अगर मैं पूछूं ये बताओ इसके अंदर क्या है, तुम बता पाओगे, बोलोगे सर जब तक देखेंगे नहीं तब तक बताएंगे कैसे, तो ऐसे समझ लो, उस बॉक्स के अंदर क्षेत्रफल सदिश नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर कोई महानुभाव आपसे कहते हैं कि मैं तो क्या करता हूं, इधर की तरफ, अंदर की तरफ भी इसका क्षेत्रफल सदिश लूंगा, इधर भी लूंगा, इधर भी लूंगा, इधर भी इसका एरिया वेक्टर कंसीडर करूंगा, तो ये अंदर वाले जितने दिख रहे हैं आपको, ये नहीं माने जाएंगे। केवल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया, ठीक है। अब इस चीज को समराइज करते हुए, समझते हुए इस पर आते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, ठीक है, या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे समझो बाबू, यहां ध्यान देना, मान लो ये रहा प्लस क्यू, इसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे चल रही हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे ला करके एक ऐसे कोई गोल सा प्लेट रख देते हैं, ध्यान देना। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये वाला इससे होके निकलेगा, ये भी इससे होके निकल जाएगा, ये ऐसे सीधा सीधा निकल जाएंगे। तो इसके पृष्ठ, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, ऐसे जो दिख रहा है, इसके अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इसके अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो जाएंगी, केवल उसी को हम वैद्युत फ्लक्स मानेंगे। प्लीज हेलो समझो, जो चीजें हमारे यूज में आ जाएंगी वही हमारे काम की है ना भाई। जो हमारी यूज में आई ही नहीं, जिसका हम कोई यूज ही नहीं कर पाए, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है सर। आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर कितनी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरी, केवल 2। कितनी गुजरी, केवल 2। इसी प्रकार अगर मान लो मैं यहां देखता हूं, अभी यहां पे इस चीज को हमको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, सीखना है। ध्यान देना, ये रामायण वाली तीर नहीं है, महासंग्राम वो नहीं है, ठीक है। ध्यान देना,
अच्छे से विजुलाइज हो रहा है क्या? अच्छे से दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों? है भैया, दिख रहा है। बाबू हमने क्या किया, इससे बड़ा कर दिया, इसको इससे क्या किया, बड़ा कर दिया, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, यहां पर कितने लाइन्स गुजर रहे हैं? एक मिनट जरा देख लेना वहां पे, यहां से कितनी लाइन गुजर रही है? 1 2 3 4 5। कितनी सर? यहाँ 5 लाइन्स गुजर रही है। अभी बस जितना कह रहा हूं बस ध्यान देते जाओ, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम एक काम और करते हैं। अब इसे समझना बाबू, अभी क्या है, अभी यहां से वैद्युत बल रेखाएं जा रही थी, हमने इसको ऐसे रख दिया, यूं रख दिया। अब क्या हो रही है, पूरी की पूरी ऐसे निकल जा रही है, पूरी निकल जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है, मैं बता दूं आपको, ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र ई कहते हैं। ये भी हमारा क्या है? ई है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, इस बात को समझो। ये मान लो फिगर नंबर ए है बाबू, ये फिगर नंबर बी है। अब हम फिगर नंबर सी बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना। अभी के लिए इसको थोड़ा नहीं रखते हैं। अब ये जो हमको दिख रहा है ना, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इसे हम क्या करेंगे, ऐसे झुका देंगे। ऐसे क्या, अभी तो ऐसे बिल्कुल खड़ा खड़ा है, ऐसे था, अब हम इसको ऐसे थोड़ा झुका देंगे, ठीक है, ऐसे झुका देंगे। ध्यान दो इस बात को। ओहो, ये हो गया, हमने झुका दिया इसको थोड़ा सा। कितनी लाइन है बाबू? 1 2 3 4 5। अभी भी हम 5 लाइन से खींचेंगे। 1, ठीक है, ये जा रही है दूसरी वाली लाइन, अच्छे से बन जाओ भाई। ये जा रही दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये हो गई हमारी चौथी लाइन, ये हो गई हमारी 5वीं लाइन। तो ये भी क्या है, ये भी सर ई है। ये वाली जो लाइन दिख रही है वो क्या है? ई है, ठीक है। यहां पे कितनी लाइन से गुजरी, यहां से कितनी लाइन निकल गई सर? यहां पे केवल 3 लाइन निकली है। ओके, अब एक बात बताओ, परिभाषा हमारा क्या है? परिभाषा भी लिख ले। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हर एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली के साथ पढ़ेंगे हम लोग ना। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पहली चीज यहाँ पे एक चीज और समझो, इसे पढ़ लेना भाई थोड़ा देर बैठ के तुम। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से, अरे भाई ये गिरा हुआ उठा लो। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ, ये जो पहला पृष्ठ दिख रहा है, यहां से कितनी रेखाएं गुजरी हैं? सर केवल 2। तो फाई ई बराबर कितना आया? 2। यहां पे कितनी है? 5। तो फाई ई बराबर कितना हो गया? 5। यहां कितना गुजरा है? तो फाई ई बराबर कितनी है? 1 2 3, 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझो।
सबसे ज्यादा वैद्युत फ्लक्स कहां से गुजरा है? सर फिगर नंबर जो बी है इसमें से ज्यादा गुजरा है, ऐसा क्यों? अच्छा अब एक चीज, एक काम करो, इसका क्षेत्रफल सदिश मैं रेड वाले से बनाता हूं, ठीक है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर की तरफ या इधर की तरफ? इसका किधर होगा? इधर की तरफ या इधर की तरफ? इसका किधर होगा? हेलो, इसका थोड़ा ऐसे होगा। अभी मैं इसे प्रैक्टिकली अच्छे से समझा भी दूंगा। तो ये क्या है? ये जो रेड वाला है ये कहते, इसे कहते हो ए कैप, इसे कहते हो ए कैप। ए कैप या वेक्टर ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे में, है ना? वेक्टर ए ही लिख दो। ए कैप केवल दिशा को बताता है, ठीक है? ओके, अब मुझे बताओ, हम कह रहे हैं बाबू, हमने ये कहा कि अगर यहां से 5 रेखाएं आ रही थी, इसको थोड़ा घुमा दिए, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? मैं अगर कहूं, ये बताओ वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर निर्भर कर रहा है? पहला निर्भर करेगा इस वैद्युत क्षेत्र की रेखा पर, यानी कि जो हमारा फाई ई है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। मतलब ये हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये लाइन एकदम, अभी सोचो जरा, एक चीज जरा इमेजिन करके देखो, अगर इसे और पास कर दिया जाए, ये जो दूर है थोड़ा, ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां ऐसे जा रही हैं तो ऐसे हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे कर दे तो क्या चारों का चारों नहीं निकल जाएंगी? निकल जाएंगी। यानी कि अगर मैं इसकी सघनता को बढ़ा दूंगा तो हमें वैद्युत फ्लक्स अधिक प्राप्त होगा, हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा, इस बात को समझो, दूसरा जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या इसके एरिया पे नहीं निर्भर करेगा? समझना बाबू, मान लेते हैं यहां भी 5 था, यहां भी लगभग 4 है, 5 है। अगर ध्यान दो, समझो, इधर मेरी तरफ 4 लाइन है, ऐसे आ रही है, 4 लाइन है, इधर ध्यान देना प्लीज, मिल गया ऑप्शन। 4 लाइन है, ऐसे आ रही है। अब इसके सामने मैं ऐसे इसको रखता हूं, इसका क्षेत्रफल कैसा है? एरिया छोटा है, कम है, तो ये आई आ रही है। यहां से कितनी उंगलियां जा रही हैं? केवल 2। कितनी जा रही हैं? 2, ठीक है, पहला चीज। तो अगर, और इसी के जस्ट बाद मैं इसे ले लेता हूं, इसका क्षेत्रफल कैसा है? बड़ा है। क्षेत्रफल कैसा है? बड़ा है। अब क्या होगा? अब सर चारों उंगलियां इससे होकर गुजरेंगी, चारों उंगली ही यहां से निकल जाएगी, ठीक है? तो जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा गुजरेंगी, ठीक है? तो अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हमें फ्लक्स बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है? अब एक चीज यहां ध्यान देना, मैंने कहा बाबू, मैंने क्या कहा कि अगर ये आया, ये देखना ऐसे मेरे सामने है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? सर इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे। आई, चारों की चारों उंगलियां यहां से ऐसे जा रही हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसे ऐसे घुमा देता हूं, ध्यान देना। तो क्षेत्रफल सदिश क्या हुआ? पहले ऐसे था, अब ये घूम करके ऐसे हो गया। अरे हो गया, ध्यान दो, क्षेत्रफल सदिश अब ऐसे है, मेरा ऐसे है। अब जो उंगलियां आएंगी क्या चारों जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। हो सकता है 1-2 जाए, बाकी सब ऐसे ऊपर से इसके निकल जाएंगी। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है, ध्यान देना, ये मान लो ई का डायरेक्शन है और ये कहीं ऐसे ए हो गया है। ये ए क्या है? किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल? सदिश है, ठीक है? तो यहां एक कोण बन रहा होगा और इस कोण की जो कोज्या है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि फाई ई जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के या कॉस थीटा के, ठीक है? कितने इक्वेशन बने? 1, 2 और 3। सबको समराइज कर लो तो हमको जो मिलेगा फाई ई बराबर, वो मिलेगा ई ए कॉस थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक चीज को, इस चैप्टर की जान है ये, इस चैप्टर का हृदय है, इस चैप्टर का हार्ट है ये, ठीक है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड whole particular subject or whole particular topic, okay? Whatever we will discuss about
लाइक स्फेयर, लाइक स्फेयर, चार्ज स्फेयर, ओके, कंडक्टर स्फेयर, अप टू सो ऑन। सो एक बार आप लोग इसे जरूर ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं गॉस के नियम की तरफ और इसकी कुछ कंडीशंस को देख लेंगे, ठीक है। चलो 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 मेरे भाई, सर हमको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर बाबू समझ में आ रही हो चीजें, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ के, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग भले मान रहे हैं कि हाँ बाबू बहुत अच्छा, हम लोग फैसिलिटी तो नहीं दे पा रहे हैं, बट थोड़ा हेल्प तो कर सकते हो आप लोग। कैसे हेल्प करोगे? शेयर करके, है ना, अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करके इस चैनल को, और थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा अपना प्यार दिखाओ। मुझे पहचान दिलवाना या ना दिलवाना ये आपके हाथ में है, बट मैं तो आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, वो भी ईमानदारी से मैं करूंगा भी, है ना। और मुझे पता है आप लोग ऐसे मुझे खाली हाथ तो नहीं छोड़ने वाले, हेल्प करोगे, बस आप लोगों का साथ ही चाहिए। तो हमने अभी एक फार्मूला निकाला प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ वो कौन सा कंडीशन होगा सर, वो कौन सी स्थिति होगी जब हमको वैद्युत फ्लक्स खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा, और वो कौन सी स्थिति होगी जब बिल्कुल नहीं मिलेगा? तो हम कह रहे हैं ध्यान देना, यहां पे दो कंडीशन लेते हैं। पहला, मान लो ये रहा ऐसे, और इसके सामने हमने कोई पृष्ठ ला करके इस तरफ इस प्रकार से रख दिया। देखो, तो एक बात बताओ मुझे, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? अभी मैं केवल एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं इधर की तरफ, और जो हमारी ई का डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। अरे है जी सर, है। और ये क्या है? ये वेक्टर ए है। हमने बताया था आपको जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच के एंगल को, कोण को बताता है। तो ये जो रेड कलर का ये जो दिख रहे हैं बाबू, ये वाले, ये कौन से हैं? ये है सर, ये दोनों हमारे वेक्टर ई हैं। तो ई और ए दोनों एक ही दिशा में हैं, ई और ए दोनों एक ही दिशा में हैं। तो हमको समझो, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 0। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। या अगर मैं कहूं इसको इधर की तरफ ले लो, ये वेक्टर ए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं ना भाई, चाहे इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बाबू दोनों कंडीशन में जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। एक में ये जो 180 होता है भाई, मैं केवल ऐसे समझ लो, इस तरह से लिख देता हूं, प्लस माइनस 1, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैं अभी 0 को लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई ए कास 0, कास 0 का वैल्यू सर कितना? 1। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो ई मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ऐसे भी देख लो, प्रैक्टिकली भी देख लो, जितनी सारी लाइंस आ रही थी सारी की सारी निकल गई, सबके सब निकल गए इसी में से। मिनिमम कब मिलेगा भाई? मिनिमम कब मिलेगा ये भी देख लेते हैं। देखो, मिनिमम मिलने का कंडीशन ये कैसा था? ये मैक्सिमम मिलने का कंडीशन है। कब मैक्सिमम मिलेगा? जब क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के रेखांतर हो, उसके समांतर हो, तब क्या मिल जाएगा? तब मिलेगा मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ ऐसे देखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि अब की बार हमने जो ये पृष्ठ ले रखा है वो ऐसे ले रखा है और रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है बाबू? वैद्युत बल रेखाएं यूं निकल जा रही हैं ऐसे करके। ये किसकी डायरेक्शन है सर? ये डायरेक्शन है ई की। अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इसका दो ही क्षेत्रफल सदिश हो सकता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। दोनों कंडीशन में ये बताओ मुझे कितना एंगल बन रहा है सर? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। मैथ का स्टूडेंट हो, इतनी चीजें आती होंगी। तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस 90। कॉस 90 का मान सर 0। 0 का गुणा कराओगे पूरा का पूरा वैल्यू क्या आने वाला है?
जीरो हो जाएगा। तो यही वो कंडीशन है जहां पर हमको वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम टाटा टाटा कह देगा, कहेगा मैं नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे रेंज में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसी के साथ मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बाबू एक बात बताना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बिल्कुल आराम से समझो। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतनी चीजें आ गई हो, आ गई समझ में। अब आते हैं गॉस के नियम पे। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार पढ़े होंगे आप लोग, और फिर भी इतनी तसल्ली से इतनी बेसिक से लाकर के यहाँ तक छोड़ना क्रैश कोर्स का पार्ट ही नहीं है। इतना तो बताते ही नहीं, कोई नहीं बताता है, तुम देख लेना, कोई नहीं बताता इतना डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 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 प्यारे विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, आपका टॉपिक छूटने ना पाए, आराम से बैठें और पढ़ते रहें, प्लिंग लॉन्ग। ओके, चलो क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम। इसमें बहुत शानदार, बहुत भयंकर वाला कंडीशन है। गॉस लॉ में एक कंडीशन है, सर वो कंडीशन कौन सी है, मैं इसीलिए हूं आपके सामने, थोड़ा आराम से समझो। कंडीशन ये है बाबू, ये अप्लाई होती है, ये लागू होती है केवल बंद पृष्ठ पे। किस पे, बंद पृष्ठ के लिए ही अवेलेबल है ये, यानी कि ओनली फॉर, अप्लाई ओनली क्लोज्ड सरफेस। इसके परिभाषा को अगर समझे हम, तो इसका परिभाषा कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अभी इसको अच्छे से समझ लेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता इसे बाबू रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। हाँ जी, दिमाग में घुसी बातें, इतनी बातें आपके माइंड में आ गई, आपको ये चीजें समझ में आ गई। अगर नहीं आई, मैं समझाऊंगा आपको कैसे है, समझो बाबू। हमने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि यह केवल किस पे निर्भर करेगा, केवल बंद पृष्ठ के लिए होगा। किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। मान लेते हैं इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर मान लो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है, और ऐसे एक आवेश है Q4, यहाँ एक आवेश है Q5, एक आवेश है Q6, ठीक है, एक आवेश है Q7। ये क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से
पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। निर्गित फ्लक्स यानी कि यहां से ये जो फ्लक्स निर्गित हो रहा है, निर्गित मतलब आपको निकल रहा है, वो फ्लक्स कितना, फाई ई। ठीक है, कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स उसमें उपस्थित सभी आवेशों, किसमें उपस्थित सभी आवेशों, उस पृष्ठ के अंदर, जो पृष्ठ बंद है, जो डिब्बा बंद है, उस डिब्बे में कितने आवेश हैं, उनके बीजगणितीय योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ फाई ई लिखेंगे तो जो बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय है। कैसे आएगा इसको भी मैं डिटेल में कहोगे, लेकिन मैं वो नहीं करवाने वाला। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, ये कैसे आया है, बिना मतलब का हो जाएगा काम यार, केवल टाइम बर्बाद होगा, एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। एग्जाम में जो चीजें पूछने वाली है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारे साथ मैं अगर ऐसे तुम्हारे साथ धोखा करना होता, ठीक है, तो मैं सीधे इस चीज का नाम ही नहीं लेता कि हाँ इसका डेरिवेशन भी होता है, चुपचाप गॉस का नियम लिखवाता, तुमको फील भी नहीं होता, नहीं देता, आगे बढ़ जाता। तो एक चीज समझो, ये क्रैश कोर्स भी है एक तरह से। ठीक है बाबू, तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या हुआ, सिग्मा क्यू का मतलब ये होता है इसके अंदर जितने आवेश हैं उनको जोड़ लो, तो कितने हैं सर, Q1 Q2 Q3। और अब यहां पे उठा करके इस फार्मूले को रखो। अब अगर मैं पूछ लूं बेटा ये जो दिख रहा है इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो फाई ई बराबर होगा Q1 Q2 Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एक पृष्ठ ले लेता हूं। ठीक है, इस पृष्ठ में यहां रख लेते हैं 2.3 कूलम, यहां माइनस, यहां रख लेते हैं सॉरी, यहां रखते हैं माइनस 2.4 कूलम, यहां रख देता हूं प्लस 6.3 कूलम, यहां आ गया 8.2 कूलम। अब मुझे बताओ इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो सीधे देखना चाहिए आपको कि सब कुछ भूल जाओ, सबको नजरअंदाज करो। ये देखो इसके अंदर कितने लोग हैं सर, इसके अंदर जो क्यू का वैल्यू है वो है 0, नील बटा सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। तो हम जो फार्मूला लगाए हैं वो किसके लिए है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें किसी भी चीज का भाग दोगे तो क्या जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा, गॉस के नियम के अनुसार कोई फ्लक्स प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके कोई पृष्ठ ले लेते हैं, है ना। याद रखना गॉस का नियम पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर ही नहीं करता है, बस वो इस बात पे निर्भर करता है कि इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि कमरा कैसा है, घर कैसा, ये मैटर नहीं करता, उस घर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, घर में कौन रहता है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके सर, तो यहां ले लेते हैं 2.3 कूलम प्लस में, लेकिन अगर मैं यहीं पे ले लूं माइनस 2.3 कूलम, ये प्लस है माइनस है। अब बताओ इसके अंदर कितना आवेश बचा सर, 0। इस कंडीशन में भी बाबू, इस कंडीशन में भी मेरे भैया 0 ही मिलेगा। तीसरा एग्जांपल देख लो, तीसरा एग्जांपल मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये रहा प्लस 4 कूलम प्लस 2 कूलम, ठीक है, यहां आ गया प्लस 5 कूलम, ये रहा 3 कूलम, ठीक है, और यहां पे रख लेते हैं 0.5 कूलम। अब अगर मैं पूछूं, एक बात बताओ इसमें से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं, तो सर फार्मूला हमको पता है, फाई ई बराबर कितने हैं, यहाँ पे सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा क्यू का वैल्यू रखो कितना, +5 +3 प्लस 0.5, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 होता है, 5 3 8 सॉरी 5 और 3 8.5, इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से इधर आ जाते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 8.5, यहाँ पे 8.85 है ना, 8.85। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इसके सिमिलर लाते हैं ना, इसे ही कर देते हैं सीधे, ये वाला जो आवेश इसे नाम दे देते हैं 8.5,
कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा 8.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 8.85 गुणे 10 के घाते -12 φe बराबर, ये खत्म। इसे ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 10 के घाते 12, 10 के घाते 12। मात्रक इसका क्या है, मात्रक क्या है, इसके मात्रक को आप लोग कमेंट करना, ठीक है। देखता हूं कितने लोग यहाँ तक क्लास देखे हैं और कितने लोगों को ये क्लास समझ में आया। इसका मात्रक आप लोग खुद लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। देखो जो इसके बाद वाली क्लास होगी आपको तभी समझ में आएगी जब ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो गॉस के नियम का अनुप्रयोग होगा, है ना। इसके नियम के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास छोड़ के मत जाना। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसे शेयर करने में, ठीक है। और एक बढ़िया कोई अच्छा सुझाव कमेंट वमेंट जो भी करना हो आप ग्रुप में कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।